सुबोध नगर के प्रतापी राजा रूप वर्मा अपने महल के अतिग्रह के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके मन में हलचल थी, मानो कोई गूढ़ चिंता उन्हें घेरे हुए थी। तभी कमरे के भीतर से एक दासी निकली और शीघ्रता से बोली, महाराज, वह घायल पुरुष होश में आ चुका है। यदि आप चाहें तो उससे भेंट कर सकते हैं। राजा रूप वर्मा ने तनिक भी विलंब न किया और तुरंत भीतर प्रविष्ट हुए। पलंग पर लेटा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे उठ बैठा। उसके चेहरे पर थकान और विस्मय का मिश्रण था। राजा ने स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, आप चेतना में आ चुके हैं, ये जानकर हमें अपार हर्ष हुआ। कृपया अपना परिचय दें ताकि हम जान सकें कि आप कौन हैं और किस राज्य से आते हैं। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर धीमे स्वर में बोला, मेरा नाम धर्मवीर है, मैं किंजल राज्य से हूँ। जंगल में एक भयानक बाघ ने मुझ पर हमला किया, जिससे मैं अचेत हो गया। जब होश आया तो स्वयं को इस अपरिचित स्थान पर पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। राजा रूप वर्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्मवीर, अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सुबोध नगर का राजा रूप वर्मा हूँ। आप इस समय मेरे राजमहल में सुरक्षित हैं। उस दिन मैं भी शिकार के लिए गिरिवन गया था और वहीं मैंने देखा कि एक विशाल बाघ आप पर आक्रमण कर रहा था। बिना एक पल गंवाए मैंने अपनी तलवार निकाली और उस बाघ का संहार कर दिया। इसके बाद मैं आपको अपने महल में ले आया, जहां हमारे राजवैद्य ने आपका उपचार किया। आज पूरे 5 दिन के पश्चात आपको होश आया है। क्या मैं पूरे 5 दिन तक अचेत रहा? हाँ राजन, जब आप होश में नहीं आ रहे थे तो हम गहरी चिंता में डूब गए थे। धर्मवीर ने भावुक होकर कहा, महाराज, आपने मेरी प्राण रक्षा की, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। राजा रूप वर्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आभार प्रकट कर आप हमें छोटा न करें, यह तो हमारा कर्तव्य था। धर्मवीर की आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। उसने कहा, आज से हम दोनों मित्र हुए और दोनों ने हृदय से एक दूसरे को गले लगा लिया। छठे दिन जब धर्मवीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया तो अपने राज्य लौटने से पहले उसने राजा रूप वर्मा से विदा लेते हुए कहा, राजन, यदि कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो निसंकोच याद कीजिएगा। यदि मैं आपके किसी कार्य आ सका तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। इसके बाद धर्मवीर अपने राज्य किंजल के लिए प्रस्थान कर गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो रानी कनक उसे देखकर व्याकुल हो उठी। महाराज, आप कहां चले गए थे? आपकी अनुपस्थिति में मेरे मन में अनेकों आशंकाएं जन्म ले रही थी। क्या आप कुशल से हैं? धर्मवीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, रानी कनक, यह समझो कि मुझे नया जीवन मिला है और साथ ही एक सच्चा मित्र भी। फिर उसने अपनी पत्नी को विस्तार से सारी घटना सुना दी। समय बीतता गया और इस घटना को 6 माह हो चुके थे। एक दिन राजा धर्मवीर के प्रधानमंत्री भजदेव ने आकर सूचना दी, महाराज, सुना आपने? सुबोध नगर भयंकर अकाल की चपेट में है। क्या? धर्मवीर अचंभित रह गया। हाँ महाराज, फसलें सूख चुकी हैं, पशु मर रहे हैं और लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। राजा धर्मवीर गंभीरता से सोच में पड़ गए। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, तत्काल हर प्रकार की सहायता सुबोध नगर भेजी जाए। ध्यान रहे, सुबोध नगर के राजा रूप वर्मा मेरे परम मित्र हैं। एक समय संकट में उन्होंने मेरी सहायता की थी और अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सहायता करें। उन्होंने राजा रूप वर्मा के नाम एक पत्र लिखा और दूत को सौंपते हुए कहा, यह पत्र शीघ्र ही सुबोध नगर पहुंचाया जाए। साथ ही घोड़ों व ऊँटों पर खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी भेजी जाए। प्रधानमंत्री ने शीघ्रता से उत्तर दिया, जैसा आप आज्ञा दें महाराज। दूत विशाल खाद्य भंडार के साथ सुबोध नगर के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने राजा रूप वर्मा को सारी सामग्री सौंपी और साथ ही राजा धर्मवीर का पत्र भी भेंट किया। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, राजा रूप वर्मा, आपके राज्य पर अकाल का भयंकर संकट आया और आपने हमें इसकी सूचना तक नहीं दी। क्या आप हमें अपना मित्र नहीं मानते? हमने आपके लिए खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजी हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। साथ ही हमारा आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित कुछ समय के लिए किंजल पधारें। हमें प्रसन्नता होगी यदि आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। आपका मित्र राजा धर्मवीर। पत्र पढ़ते ही राजा रूप वर्मा की आंखें नम हो गईं।
उन्होंने मन ही मन सोचा, ओह, धर्मवीर का हृदय कितना विशाल है। उसने बिना किसी संकोच के हमारी इतनी सहायता की। हमें उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने तुरंत दूत से कहा, राजा धर्मवीर से कहना कि हम शीघ्र ही किंजल आएंगे। राजा रूप वर्मा ने बिना समय गंवाए दूत द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री को अकाल पीड़ितों में वितरित करवा दिया। इसके बाद वे अपनी रानी हीराम के पास पहुंचे और बोले, रानी, हमारे मित्र धर्मवीर का निमंत्रण आया है। हमें इस परिवार उनके यहाँ जाना होगा। रानी हीराम ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है महाराज, मैं तुरंत तैयारी करती हूँ। अगले ही दिन राजा रूप वर्मा अपनी रानी हीराम और पुत्री स्वर्णा के साथ किंजल पहुंचे। वहां राजा धर्मवीर और रानी कनक ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। रात्रि के समय जब राजा धर्मवीर अपनी रानी और पुत्र कर्मवीर को लेकर अतिथि गृह पहुंचे, जहां राजा रूप वर्मा को ठहराया गया था, तो दोनों परिवार बैठकर वार्तालाप करने लगे। इस दौरान रानी हीराम की दृष्टि छोटे राजकुमार कर्मवीर पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी, राजा धर्मवीर का पुत्र कितना सुंदर और तेजस्वी है। यदि हमारी पुत्री स्वर्णा का विवाह इससे हो जाए तो यह जोड़ी अत्यंत सुंदर लगेगी। जब राजा धर्मवीर चले गए तो रानी हीराम ने राजा रूप वर्मा से कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक बात कहूं। कहो रानी, क्या कहना चाहती हो? रानी हीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब से मैंने राजकुमार कर्मवीर को देखा है तब से मेरे मन में एक विचार चल रहा है। यदि हमारी बेटी राजकुमारी स्वर्णा का विवाह राजकुमार कर्मवीर से हो जाए तो कैसा रहेगा? इससे आपकी और राजा धर्मवीर के बीच की मित्रता और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। राजा रूप वर्मा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, विचार तो अच्छा है महारानी। हम कल ही इस विषय में राजा धर्मवीर से चर्चा करेंगे। अगले दिन जब राजा धर्मवीर और राजा रूप वर्मा मिले तो रूप वर्मा ने कहा, राजा धर्मवीर, हमारी महारानी की एक इच्छा है कि हमारी पुत्री स्वर्णा का विवाह आपके पुत्र कर्मवीर से हो जाए। धर्मवीर अचंभित होकर बोले, राजा रूप वर्मा, यह आप क्या कह रही हैं? अभी तो कर्मवीर और स्वर्णा दोनों ही बच्चे हैं। तो क्या हुआ राजन, हमारे यहाँ बाल विवाह की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और फिर अभी केवल विवाह संस्कार ही होगा। विदाई तब होगी जब स्वर्णा 16 वर्ष की हो जाएगी। राजा धर्मवीर कुछ क्षण सोचते रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि यह रिश्ता मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तत्पश्चात राजा रूप वर्मा ने तुरंत अपनी पुत्री स्वर्णा का विवाह राजकुमार कर्मवीर के साथ तय कर दिया। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त देखकर बाल विवाह संपन्न कर दिया गया। अब कर्मवीर और स्वर्णा साथ साथ खेलने और घूमने लगे। राजा रूप वर्मा 1 माह तक किंजल में अतिथि बनकर रहे। एक दिन उन्होंने राजा धर्मवीर से कहा, राजा धर्मवीर, हमारे राज्य में अब अकाल का प्रभाव कुछ कम हो गया है। इस कठिन समय में आपने हमारी जिस प्रकार सहायता की वह हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। अब हमें विदा दीजिए, हमारी प्रजा हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। धर्मवीर ने भावुक होकर कहा, राजन, आपको विदा करने का मन तो नहीं करता, परंतु आपकी बात भी उचित है। आपकी प्रजा निश्चय ही आपकी राह देख रही होगी, इसलिए हम आपको रोक नहीं सकते। जब राजा रूप वर्मा विदा लेने लगे तो राजा धर्मवीर ने कहा, राजा रूप वर्मा, हमारी बहू स्वर्णा का ध्यान रखना। वह आपकी अमानत के रूप में आपके पास रहेगी। रूप वर्मा ने सम्मान पूर्वक कहा, महाराज, आपका यह आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके बाद राजा रूप वर्मा अपने राज्य सुबोध नगर लौट गए। सुबोध नगर पहुंचते ही उन्होंने अपने धर्मगुरु चंडीदास को बुलवाया और कहा, धर्मगुरु, हमने अपनी पुत्री स्वर्णा का विवाह किंजल के युवराज कर्मवीर से कर दिया है। आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। कृपया बताइए, यह विवाह सुखद होगा या नहीं? धर्मगुरु ने अपनी पोथी खोली और कुछ देर तक गणना करने लगे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपने यह विवाह शीघ्रता में कर तो दिया, किंतु यह विवाह सफल नहीं होगा। राजा रूप वर्मा हतप्रभ रह गए। क्या कह रहे हैं धर्मगुरु? धर्मगुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह मेरा कथन नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। इस विवाह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजकुमारी स्वर्णा और युवराज कर्मवीर का मिलन असंभव है।
यह सुनते ही राजा रूप वर्मा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। वे व्याकुल होकर बोले, धर्मगुरु, हमारी केवल एक ही संतान है, हम उसे दुखी कैसे देख सकते हैं? जो होना था वह तो हो चुका। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजकुमारी स्वर्णा और युवराज कर्मवीर का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। राजन, इसका एक ही उपाय है। आपने यह विवाह बहुत जल्दबाजी में कर दिया। अब आपको ऐसा करना होगा कि राजा धर्मवीर के साथ अपने सभी संबंध समाप्त कर लीजिए। न तो उनसे कोई संपर्क किया जाएगा और न ही कोई संदेश भेजा जाएगा। जब दोनों बच्चे 16 वर्ष के हो जाएंगे तभी पुनः विवाह किया जाए, तभी यह विवाह सफल होगा। राजा रूप वर्मा चिंतित होकर बोले, धर्मगुरु, यह कैसे संभव होगा? धर्मगुरु गंभीर स्वर में बोले, सुनिए राजन, आज से 6 माह बाद किंजल राज्य में एक भयंकर रोग फैलेगा। इस रोग की चपेट में आकर कई लोग मारे जाएंगे। इस महामारी का एकमात्र उपचार एक विशेष जड़ी बूटी है, जो या तो आपके राज्य में मिलती है या फिर दूर हिमालय की तलहटी में। राज्य में रोग फैलने के बाद राजा धर्मवीर आपसे इस जड़ी बूटी की मांग करेंगे, किंतु आपको वह जड़ी बूटी उन्हें नहीं देनी। राजा रूप वर्मा हतप्रभ रह गए। यह आप क्या कह रहे हैं? यदि हमने ऐसा किया तो राजा धर्मवीर हमसे नाराज हो जाएंगे। धर्मगुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उनका नाराज होना ही राजकुमारी स्वर्णा और युवराज कर्मवीर के लिए शुभ होगा। जैसे ही आप इनकार करेंगे, राजा धर्मवीर क्रोधित होकर आपसे सभी संबंध समाप्त कर लेंगे। उसके बाद जब 15 वर्ष बीत जाएंगे, तभी आप पुनः राजा धर्मवीर के पास जाकर राजकुमारी स्वर्णा और युवराज कर्मवीर के विवाह की बात छेड़ सकते हैं। राजा रूप वर्मा स्तब्ध रह गए। ये तो धर्म संकट की घड़ी है। वे गहरे विचारों में डूब गए। धर्मगुरु ने आगे कहा, एक बात और ध्यान रखिए, आने वाले 15 वर्ष स्वर्णा और कर्मवीर के लिए अत्यंत अमंगलकारी है। यदि इस अवधि में भूलवश भी दोनों ने एक दूसरे का मुख देख लिया तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। राजन, राजा धर्मवीर से कोई भी संपर्क नहीं रहना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। राजा रूप वर्मा का मन भारी हो गया। यह कैसी अनहोनी है धर्मगुरु? क्या हमारी बेटी का भाग्य इतना दुर्भाग्यशाली है? धर्मगुरु कोई उत्तर दिए बिना वहां से चले गए। राजा रूप वर्मा अपनी रानी हीराम के पास पहुंचे और सारा घटनाक्रम उन्हें बताया। सब सुनने के बाद रानी ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, धर्मगुरु जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह अवश्य सत्य होती है। अब आप क्या करेंगे? राजा रूप वर्मा दृढ़ता से बोले, रानी, अपनी इकलौती बेटी के सुख के लिए हमें वही करना होगा जो धर्मगुरु ने कहा है। 6 माह बीत गए। किंजल राज्य में परुली नामक भयंकर बीमारी फैलने लगी, जिससे कई लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये समाचार प्रधानमंत्री ने राजा धर्मवीर को दिया। महाराज, राज्य में अज्ञात और जानलेवा रोग फैल रहा है। लोग इस बीमारी की चपेट में आकर काल के गाल में समा रहे हैं। राजा धर्मवीर चिंतित होकर बोले, प्रधानमंत्री जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। राज्य में पहले कभी इस प्रकार की महामारी नहीं फैली थी। हमें तत्काल राजवैद्य से सलाह लेनी होगी। राजा धर्मवीर ने तुरंत राजवैद्य को महल में बुलवाया। राजवैद्य जी, राज्य में एक भयंकर बीमारी फैल रही है। लोग बेमौत मर रहे हैं। क्या आपके पास इसका कोई उपचार है? राजवैद्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, आप चिंता न करें। मैं अपनी पुस्तकों में देखकर बताता हूं कि इस महामारी के लिए कौन सी औषधि आवश्यक होगी। राजवैद्य ने अपनी पुरानी ग्रंथों का अध्ययन किया और फिर राजा से कहा, महाराज, इस महामारी को रोकने के लिए केवल एक ही औषधि है, काली जय नामक जड़ी बूटी। राजा धर्मवीर अधीर होकर बोले, राजवैद्य जी, यह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? राजवैद्य ने उत्तर दिया, राजन, यह जड़ी बूटी केवल 2 स्थानों पर मिल सकती है, या तो सुबोध नगर के राजकीय उद्यान में या फिर हिमालय की तलहटी में। राजा धर्मवीर ने चिंतित स्वर में कहा, हिमालय तो यहां से बहुत दूर है। जब तक वहां से जड़ी बूटी मनवाई जाएगी तब तक राज्य में कई और लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सुबोध नगर के राजा हमारे मित्र हैं, हम उन्हीं से इस जड़ी बूटी की मांग करेंगे। राजा धर्मवीर ने तुरंत राजा रूप वर्मा के नाम एक पत्र लिखा और उसे दूत को सौंपते हुए कहा, शीघ्र ही सुबोध नगर जाओ और यह पत्र राजा रूप वर्मा तक पहुंचा दो। जो आज्ञा, महाराज। दूत ने सिर झुकाया
और पत्र लेकर सुबोध नगर की ओर रवाना हुआ। राजा रूप वर्मा के दरबार में पहुंचकर दूत ने नतमस्तक होते हुए कहा, महाराज की जय हो, हमारे महाराज धर्मवीर ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। राजा रूप वर्मा ने दूत से पत्र लिया और मन ही मन सोचने लगे, ओह, परीक्षा की घड़ी आ ही गई। निश्चय ही राजा धर्मवीर ने जड़ी बूटी की मांग की होगी। क्या करूं, इस दूत को क्या उत्तर दूं? रूप वर्मा के मन में उथल पुथल मच गई। उन्होंने सोचा, अपनी बेटी के मंगल हेतु मुझे कठोर हृदय कर जड़ी बूटी देने से मना करना होगा। यही उचित रहेगा हमारे और राजा धर्मवीर के लिए भी। उन्होंने पत्र खोला और पढ़ना आरंभ किया। राजा रूप वर्मा जी, हमारे राज्य में भयंकर महामारी फैली हुई है। इस महामारी को रोकने के लिए हमें काली जय नामक जड़ी बूटी की आवश्यकता है, जो आपके राजकीय उद्यान में उपलब्ध है। कृपया हमारे दूत को यह जड़ी बूटी सौंप दे। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका मित्र। राजा धर्मवीर। पत्र पढ़ने के पश्चात राजा रूप वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, दूत, इस पत्र के उत्तर में हम तुम्हें एक पत्र लिखकर देंगे। इसे लेकर तुम किंजल पनहुज कर महाराज धर्मवीर को दे देना। जो आज्ञा महाराज। दूत ने उत्तर दिया। राजा रूप वर्मा ने तत्काल एक पत्र लिखा और दूत को सौंप दिया। पत्र लेकर दूत उसी समय किंजल पहुंच गया और राजा धर्मवीर के समक्ष प्रस्तुत होकर पत्र सौंप दिया। राजा धर्मवीर ने दूत से पूछा, क्या तुम सुबोध नगर से काली जाई जड़ी बूटी ले आए? दूत ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं महाराज, राजा रूप वर्मा ने आपके पत्र के उत्तर में यह पत्र भेजा है। मैं उसे ही लेकर लौटा हूं। धर्मवीर ने पत्र लिया और पढ़ना आरंभ किया। राजा धर्मवीर, माना कि आप हमारे पुराने मित्र हैं, किंतु इस नाते आपने यह कैसे सोच किया कि मैं अपने खानदानी वृक्ष से वह जड़ी बूटी तोड़कर आपको दे दूंगा? मैं वह जड़ी बूटी किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं दे सकता। पत्र पढ़ते ही राजा धर्मवीर के तन बदन में आग लग गई। मेरा इतना अपमान! मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मित्रता का दम भरने वाला रूप वर्मा इस प्रकार आंखें दिखाएगा। क्या उसे लगता है कि जड़ी बूटी केवल उसी के उद्यान में मिलती है? हम अपने सैनिकों को भेजकर हिमालय की तलहटी से वह जड़ी बूटी मंगवा लेंगे। उन्होंने क्रोध में सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, हिमालय की तलहटी से काली जय जड़ी बूटी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने सिर झुकाया और तुरंत ही प्रस्थान कर गए। इसके बाद राजा धर्मवीर क्रोध से भरे हुए अपनी रानी कनक के पास पहुंचे। रानी कनक ने उनके मुख पर चिंता की रेखाएं देखी और पूछा, महाराज, आप अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? राजा धर्मवीर ने क्रोध में कहा, आज राजा रूप वर्मा ने हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा है। उसकी इस नीचता पर मुझे अत्यंत क्रोध आ रहा है। रानी कनक ने चिंतित स्वर में पूछा, रूप वर्मा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वह भूल गया कि उसकी बेटी का विवाह आपके पुत्र से हुआ है? राजा धर्मवीर का क्रोध और बढ़ गया। रानी कनक, भूल जाओ कि हमारे पुत्र कर्मवीर का विवाह रूप वर्मा की पुत्री के साथ हुआ था। रानी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब महाराज? धर्मवीर कठोर स्वर में बोले, अब हमारे और रूप वर्मा के बीच कोई संबंध नहीं है। हम अपने पुत्र का विवाह किसी अन्य स्थान पर करेंगे। रूप वर्मा अब हमारे लिए पराया है। इसी बीच सैनिकों की टुकड़ी हिमालय की तलहटी में पहुंच चुकी थी। उन्होंने वहां से काली जय जड़ी बूटी प्राप्त की और शीघ्र ही किंजल लौट आए। राज्य में जड़ी बूटी से उपचार आरंभ हुआ। धीरे धीरे महामारी समाप्त हो गई और राज्य पुनः स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा रूप वर्मा चिंतित था। मन ही मन सोचने लगा, निश्चित ही राजा धर्मवीर हमसे अत्यधिक रुष्ट होंगे। ऐसे में हमें एक गुप्तचर भेजकर यह अवश्य ज्ञात करना चाहिए कि हमारे पत्र का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। रूप वर्मा ने तुरंत आदेश दिया और एक गुप्तचर किंजल पर भेजा। कुछ समय पश्चात वह गुप्तचर लौटकर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, राजा धर्मवीर तो आपका नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहते। वे आपसे अत्यंत नाराज है। यह सुनकर रूप वर्मा ने स्वयं को समझाने का प्रयास किया। व्यर्थ का दुखी होना लाभकारी नहीं, यह तो होना ही था। अब तो बस मन को कठोर करके किसी प्रकार 15 वर्षों का इंतजार करना होगा। उधर राजा धर्मवीर ने अपने सेनापति को बुलाकर कठोर स्वर में आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा आदेश है कि सुबोध नगर का कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य में प्रवेश न कर सके। यदि वहां का कोई भी नागरिक हमारे राज्य में घुसने का प्रयास करे
तो उसे तुरंत मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। जो आज्ञा महाराज, सेनापति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा रूप वर्मा की पत्नी चिंतित स्वर में बोली, महाराज, राजकुमारी स्वर्णा अब युवा हो चुकी है, क्या आपको उसकी तनिक भी चिंता नहीं है? रूप वर्मा ने गंभीरता से उत्तर दिया, रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? रानी हीराम बोली, राजकुमारी अब सयानी हो गई है, क्या उसे उसके ससुराल नहीं भेजना चाहिए? रूप वर्मा का स्वर कठोर हो उठा, रानी, हमें राजा धर्मवीर से संबंध तोड़े हुए पूरे 14 वर्ष बीत चुके हैं। अभी 1 वर्ष और शेष है। हम उनसे कोई संपर्क नहीं कर सकते। 1 वर्ष के पश्चात ही इस विषय में विचार करेंगे। धीरे धीरे वह अंतिम वर्ष भी बीत गया। अब रूप वर्मा सोचने लगा, वर्ष पूरा हो चुका है, अब हमें राजा धर्मवीर के पास जाना चाहिए। किंतु तभी उसके मन में एक विचार आया, स्वयं जाने से पहले उचित होगा कि पहले अपने दूत को धर्मवीर के पास भेजो। इस निश्चय के साथ उसने तुरंत ही एक दूत को किंजल पर भेजा। जैसे ही वह दूत किंजल आपू की सीमा में पहुंचा, सैनिकों ने उसे घेर लिया। कौन हो तुम? किस राज्य से आए हो? दूत ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मैं राजा रूप वर्मा का दूत हूं, मुझे राजा धर्मवीर से मिलने दिया जाए। ये सुनते ही सैनिक क्रोधित हो उठे, उनकी आंखों में आग सी जल उठी। क्या कहा? तुम राजा रूप वर्मा के दूत हो? तुम्हारी यह हिम्मत कि हमारे राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस करो? हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज का स्पष्ट आदेश है। क्षण भर भी विलंब किए बिना सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाली और एक ही वार में दूत का जीवन समाप्त कर दिया। इधर जब कई दिनों तक दूत वापस नहीं आया तो रूप वर्मा चिंता में डूब गया। निश्चित ही हमारे दूत को किंजल आपू में मौत के घाट उतार दिया गया होगा, उसने सोचा। अभी वह विचारों में ही था कि एक सैनिक भीतर आया और बोला, महाराज, दूर देश से एक घोड़ों का व्यापारी आया है जिसका नाम हशमत खान है, वह आपसे मिलना चाहता है। कुछ ही क्षणों बाद हशमत खान दरबार में उपस्थित हुआ। रूप वर्मा ने पूछा, हशमत खान, किन राज्यों का दौरा करके आ रहे हो? महाराज, मैं जमालपुर, रदरपुर और किंजल आपू में अपने घोड़े बेचकर सीधा आपके पास आया हूं। क्या कहा? तुम किंजल आपू से होकर आए हो? हाँ महाराज, राजा धर्मवीर हमारे पुराने ग्राहक हैं, हशमत खान ने उत्तर दिया। रूप वर्मा तुरंत सतर्क हो गया। ये तो राजा धर्मवीर से मिलकर आया है, इससे वहां का हालचाल और युवराज कर्मवीर के विषय में पूछना चाहिए। उसने पूछा, हशमत खान, राजा धर्मवीर कैसे हैं? युवराज कर्मवीर के बारे में कुछ जानते हो? क्यों नहीं महाराज, राजा धर्मवीर बिल्कुल कुशल है और अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। युवराज कर्मवीर भी अब युवा हो चुके हैं और राजा धर्मवीर उनके विवाह के लिए योग्य कन्या की खोज कर रहे हैं। क्या कहा? युवराज कर्मवीर के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है? रूप वर्मा चौंक गया। परंतु उनका विवाह तो हमारी पुत्री स्वर्णा से हो चुका है। स्वर्णा तो यहाँ है, फिर वे दूसरा विवाह क्यों करना चाहते हैं? महाराज, मैं सच कहता हूँ, युवराज कर्मवीर के लिए कई राज्यों से कन्याओं के रिश्ते आ रहे हैं। रूप वर्मा गंभीर हो गया। उसने हशमत खान से कहा, अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। हशमत खान के जाने के बाद रूप वर्मा विचारों में डूब गया। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, स्वयं राजा धर्मवीर से मिलने के लिए जाना होगा। उधर राजकुमारी स्वर्णा भी व्याकुल थी। क्या मेरे पति ने मुझे भुला दिया? क्या युवराज कर्मवीर हमारी बचपन की शादी को भूल चुके हैं? यह सोचकर वह उदास रहने लगी और प्रायः रो पड़ती थी। इसी समय रूप वर्मा उसके कक्ष में पहुंचा। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? स्वर्णा ने सिर झुका लिया। रूप वर्मा ने स्नेहपूर्वक कहा, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, चिंता मत करो, मैं आज ही किंजल आपू जा रहा हूं। बहुत जल्द युवराज कर्मवीर स्वयं आकर तुम्हें विदा कराकर ले जाएंगे। पिता की बात सुनकर स्वर्णा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। इसके बाद रूप वर्मा अपनी रानी हीराम के पास गया। रानी, मैं आज ही किंजल आपू जा रहा हूं। रानी व्यथित हो उठी। महाराज, सुना है कि युवराज कर्मवीर के लिए रिश्ते खोजे जा रहे हैं। हमारी बेटी स्वर्णा का क्या होगा? यही बात राजा धर्मवीर से करनी है। मेरा किंजल आपू जाना आवश्यक है। तो जाइए महाराज, इसमें अब विलंब नहीं होना चाहिए। रूप वर्मा ने तुरंत ही बंजारे का वेश धारण किया, सारंगी हाथ में ली और किंजल आपू की ओर निकल पड़ा। इधर
रानी हीराम ने देवी देवताओं से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। किंजल आपू के राजा धर्मवीर हमसे रुष्ट है, न जाने वे महाराज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कई दिनों की यात्रा के बाद रूपवर्मा किंजल आपू की सीमा पर पहुंचा। सैनिकों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम? कहां से आए हो? कहां जाना है? रूपवर्मा सोचने लगा, यदि इन्हें सच बता दिया तो राजा धर्मवीर के पास पहुंचने से पहले ही ये लोग मेरा अंत कर देंगे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाइयों, मैं तो एक बंजारा हूं, हमारा कोई ठिकाना नहीं, बहुत दूर से आया हो, घूम फिर कर गा बजाकर जीवन यापन करता हो। राजा धर्मवीर की बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसलिए उनसे मिलने आया हो। सैनिकों ने संदेहपूर्वक कहा, यदि ऐसा है तो हमें सारंगी बजाकर सुनाओ, तभी तुम्हें आगे जाने देंगे। जो हुक्म रूपवर्मा ने सारंगी बजानी शुरू की। उसकी मधुर धुन सुनकर सैनिक मुग्ध हो गए। वाह, तुम तो सचमुच बहुत अच्छी सारंगी बजाते हो, जाओ, तुम दरबार में जा सकते हो। सैनिकों से बचकर रूपवर्मा सीधे राजा धर्मवीर के दरबार में पहुंचा। राजा धर्मवीर ने कड़े स्वर में पूछा, कौन हो तुम? महाराज, मैं सुबोध नगर का निवासी हूं। राजा रूपवर्मा ने मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर लाने के लिए भेजा है। यह सुनते ही धर्मवीर क्रोध से भर उठा। क्या कहा? तुम सुबोध नगर के रहने वाले हो? तुम्हें हमारे सैनिकों ने जीवित कैसे छोड़ दिया? महाराज, मैं आपके सैनिकों से झूठ बोलकर आया हूं। यदि उन्हें सत्य बता देता तो वे मुझे जीवित न छोड़ते, तो अब भी तुम जीवित नहीं बचोगे। इतना कहकर राजा धर्मवीर सिंहासन से उठा और तलवार निकालकर रूपवर्मा की ओर बढ़ा। उसी समय प्रधानमंत्री आगे आए और बोले, ठहरिए महाराज, राज दरबार में रक्तपात उचित नहीं। राजा धर्मवीर ठिठक गया और प्रधानमंत्री की ओर देखने लगा। प्रधानमंत्री बोले, यह सत्य है कि इस बंजारे ने हमारे राज्य में प्रवेश करने के लिए छल का सहारा लिया, किंतु जब यह दरबार तक आ ही गया है तो इसकी बात सुन लेने में कोई हानि नहीं। कुछ क्षणों तक विचार करने के बाद राजा धर्मवीर ने कहा, ठीक है प्रधानमंत्री, यदि आप कहते हैं तो इसकी बात सुन लेते हैं। फिर उसने रूपवर्मा की ओर देखा। कहो बंजारे, क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारे राजा ने आपकी सेवा में कुछ वस्तुएं भिजवाई है और उनका उत्तर मनवाया है। यह कहकर रूपवर्मा ने अपनी गठरी खोली। उसमें चांदी का एक थाल था, जिसमें लोहे की मजबूत जंजीर, रस्सी के 2 टुकड़े और 2 फूलों की मालाएं रखी थी, एक चमेली की और दूसरी गुलाब की। रूपवर्मा बोला, महाराज, हमारे राजा ने इन वस्तुओं के उत्तर मनवाए हैं। राजा धर्मवीर उलझन में पड़ गया। इन वस्तुओं का क्या अर्थ हो सकता है? क्या उत्तर दूं? कुछ क्षण विचार कर उसने कहा, बंजारे, हम तुम्हारे राजा के सांकेतिक प्रश्नों का उत्तर कल देंगे। तब तक तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था अतिथि भवन में कर दी जाएगी। जो आज्ञा। महाराज रूपवर्मा को महल की अतिथिशाला में ठहरा दिया गया। अब राजा धर्मवीर दरबार समाप्त हो जाने के बाद अपने विद्वानों से मिला और उनसे कहने लगा, क्या आप में से कोई भी इस थाल में रखी हुई वस्तुओं का अर्थ बता सकता है? राजा की बात सुनकर सब विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह देखकर राजा ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे राज्य में एक भी विद्वान ऐसा नहीं जो इन वस्तुओं का अर्थ बता सके। यह कहकर धर्मवीर उस कमरे से निकल गया। वह चिंतित सा अपने कमरे में आ पहुंचा, जहां रानी ने उससे कहा, क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान से हैं? रानी, आज राजा रूपवर्मा ने अपना दूत हमारे पास भेजा है। उसने हमसे कुछ विचित्र प्रश्न पूछे हैं। उसके प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं पता चल रहे। इसी बात से हम परेशान हैं कि कल दूत को क्या जवाब देंगे। तभी युवराज कर्मवीर कमरे में प्रवेश करता है। माता पिता को उदास देखकर वह चौंक गया और कहने लगा, क्या बात है, आप दोनों इस प्रकार गुमसुम क्यों बैठे हुए हैं? बेटा, बात ही ऐसी है। राजा धर्मवीर ने थाल में रखी हुई वस्तुओं के बारे में उसे बताया और फिर कहने लगा, यदि थाल में रखी हुई वस्तुओं का सही मतलब हम कल दरबार में नहीं बता पाए तो सुबोध नगर के सामने किंजल आपू राज्य की बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। साथ ही साथ दरबार में हमारा अपमान भी होगा। ये सुनकर कर्मवीर सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, पिताजी महाराज, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं थाल में रखी हुई वस्तुओं का मतलब समझ गया हूं। कल दरबार में मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुमने क्या उत्तर सोचा है पुत्र? पिताजी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। बस
आप दरबार में यह घोषणा करवा दीजिए कि दूत के प्रश्नों का उत्तर कर्मवीर देना चाहता है। अच्छा बेटा, मैं कल घोषणा करवा दूंगा। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो बंजारे रूप वर्मा ने धर्मवीर से कहा, महाराज, थाल में रखी हुई वस्तुओं का आपने क्या उत्तर सोचा? बंजारे, इन वस्तुओं के सही उत्तर युवराज कर्मवीर देना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मुझे कोई ऐतराज नहीं। तब कर्मवीर अपने स्थान से उठा और थाल के पास आ गया। थाल में रखी हुई लोहे की जंजीर उसने उठाई और पास ही खड़े प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, इस जंजीर की कड़ियां अलग अलग करके थाल में वापस रखवा दीजिए। अच्छा युवराज। प्रधानमंत्री ने एक सैनिक को जंजीर देकर जंजीर की कड़ियां अलग अलग करने का आदेश दे दिया। तब कर्मवीर ने रस्सी के दोनों टुकड़े उठाए और उन्हें आपस में गांठ लगाकर जोड़ दिया। इसके बाद जुड़ी हुई रस्सी को उसने वापस थाल में रख दिया। फिर उसने चमेली के फूलों की माला के पास गुलाब के फूलों की माला रख दी। तभी सैनिक जंजीर की कड़ियां अलग अलग करके ले आया। तब कर्मवीर ने रूप वर्मा से कहा, बंजारे, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है और मुझे उसका उत्तर अभी तुमसे चाहिए। पूछिए युवराज। इन दोनों मालाओं में से आप कौन से फूलों की माला चुनेंगे? रूप वर्मा ने आगे बढ़कर गुलाब के फूलों की माला उठा ली। ये देखकर युवराज कहने लगा, राजा रूप वर्मा, अब बंजारे के वेश को त्याग दीजिए। हमने आपको पहचान लिया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा धर्मवीर कहने लगा, क्या बंजारे के वेश में स्वयं राजा रूप वर्मा है? कर्मवीर की बात सुनकर राजा रूप वर्मा भी हैरान रह गया और सोचने लगा, ओह, युवराज कर्मवीर ने मुझे पहचान लिया। सचमुच युवराज तो बहुत ही बुद्धिमान है। दूसरी ओर रूप वर्मा की असलियत जानने के बाद दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा धर्मवीर सिंहासन से उठकर रूप वर्मा के पास आ गया और पूछने लगा, क्या कर्मवीर सच कह रहा है? हाँ महाराज, मैं रूप वर्मा ही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि युवराज ने यह सारा भेद कैसे जाना। यह सुनकर कर्मवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, मैंने आपसे पूछा था कि थाल में से आप पहले क्या उठाएंगे, गुलाब की माला या चमेली की माला? यदि आप दूत होते तो खुद फैसला कभी न लेते, लेकिन आपने तुरंत आगे बढ़कर गुलाब की माला उठा ली। इससे मैं समझ गया कि आप स्वयं राजा रूप वर्मा है, कोई दूत नहीं। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान थे और कर्मवीर की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। फिर आगे कर्मवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, अब मैं आपके प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देता हूँ। आप यह चाहते थे कि दोनों राज्य दुश्मनी भूलकर फिर से एक हो जाए। आपने संकेत के रूप में अपनी यह बात हम तक पहुंचाई और यहाँ के विचार खुद सुनना चाहा। इसी कारण बंजारे का वेश बनाकर यहाँ पर खुद आ गए। आपने थाल में 3 वस्तुएं रखी थी और यहाँ के विद्वानों को चुनौती दी। आप दोनों राज्यों को एक करना चाहते थे। लोहे की जंजीर का मतलब यह था कि आप हमारे राज्य पर आक्रमण करें और हम सभी को बेड़ियों में जकड़ लें। मैंने कड़ियों को अलग अलग करके यह दर्शाया कि युद्ध का मुंह तोड़ जवाब हमें भी देना आता है। थाल में रस्सियों के 2 टुकड़े रखे थे, वे हमारे दोनों राज्यों के प्रतीक थे। उन्हें आपस में गांठ लगाकर मैंने यह संदेश दिया कि हम भी एकता चाहते हैं, युद्ध नहीं। राजा रूप वर्मा कहने लगे, सचमुच आप बहुत ही अक्लमंद हैं युवराज। चमेली के फूलों की माला से आपने क्या अनुमान लगाया? चमेली की माला आपकी बेटी स्वर्णा का प्रतीक है। आपने यह जानना चाहा था कि क्या हम स्वर्णा को स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि स्वर्णा से बचपन में हमारा विवाह हो चुका है। भले ही मतभेदों के कारण हम उससे दूर हो गए, लेकिन स्वर्णा हमारी पत्नी है, इसीलिए हमने स्वर्णा को स्वीकार किया। प्रतीक के रूप में मैंने गुलाब की माला चमेली की माला के पास रख दी। ओ युवराज, आपके इस उत्तर ने तो हमारी झोली में अनगिनत खुशियां डाल दी। धर्मवीर, जो अब तक चुप थे, उन्होंने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, अब हमें आप यह बताइए कि 15 साल पहले आपने हमारे दूत को बिना जड़ी बूटियां दिए खाली हाथ क्यों लौटा दिया था, और 15 वर्षों तक न आपने हमसे कोई संपर्क किया और हमारे रिश्ते को भी तोड़ दिया। आज 15 वर्षों के बाद पुनः उस रिश्ते को जोड़ने आए हैं, ऐसा क्यों? राजा धर्मवीर, आज मैं आपको सारी बात विस्तार से बताऊंगा। सारी बात जानने के बाद मुझे आशा है कि आपका क्रोध दूर हो जाएगा।
कुछ देर बाद राजा रूप वर्मा एक एकांत कमरे में गए, जहां पर राजा धर्मवीर उनके सामने बैठे थे। राजा रूप वर्मा बताने लगे, राजा धर्मवीर जी, 15 वर्ष पहले जब राजकुमारी स्वर्णा का विवाह युवराज कर्मवीर के साथ करके मैं वापस सुबोध नगर लौटा, तो हमारे धर्मगुरु चंडीदास ने मुझे बताया कि यह विवाह सफल नहीं हो पाएगा। हाँ राजन, हमारे धर्मगुरु जो भी बताते हैं वह हमेशा सच होता है। उन्हीं के कहने पर मैंने 15 वर्षों तक आपसे कोई संपर्क नहीं किया। आपको नाराज करने के लिए मैंने आपके दूध को जड़ी बूटियां नहीं दी थी। इसके बाद रूप वर्मा ने सारी बात विस्तार से राजा धर्मवीर को बता दी। सारी सच्चाई जानने के बाद धर्मवीर कहने लगे, मित्र रूप वर्मा, किस्मत के फेर के कारण हम दोनों बहुत समय तक एक दूसरे से दूर रह चुके हैं। आओ हम फिर से गले लग जाएं। तब रूप वर्मा उठकर राजा धर्मवीर के गले लग गए। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। और फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमारी स्वर्णा और राजकुमार कर्मवीर का बड़ी ही धूमधाम से विवाह कर दिया गया। बहुत ही पुराने समय की बात है। मिथिला राज्य में गोनू झा नाम के एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति रहते थे। वे जाति से तो ब्राह्मण थे, परंतु खेती किसानी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। मिथिला के राजा ने खास तौर पर उनकी बुद्धिमानी को देखते हुए उन्हें अपने राज दरबार में नियुक्त कर रखा था। मिथिला के राजकुमार का भी गोनू झा के साथ बहुत ही मेलजोल था। जब भी गोनू झा राज दरबार में आते तो राजकुमार से अवश्य भेंट करते थे। एक दिन की बात है, जब मिथिला के राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए थे तो कुछ साधु उनके पास आए और कहने लगे, महाराज, आपके राजकुमार ने हमारे राजगुरु की हत्या कर दी है। महाराज ने कहा, यह अनहोनी कैसे हो गई? आपके पास इस बात का क्या सबूत है? साधु ने एक तीर दिखाते हुए कहा, यह वही तीर है जो राजगुरु जी की मौत का कारण बना। राजा ने कहा, तीर किसी और का भी हो सकता है। अवश्य हो सकता है महाराज, परंतु राजकुमार के तीर पर अपना अलग एक शाही निशान होता है। ये बात सभी जानते हैं। तो ठीक है ऋषिवर, आप हमें तीर को दिखाइए। राजा ने तीर को अपने हाथ में लिया और बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगे। तीर को देखते हुए राजा ने कहा, हाँ, तीर तो राजकुमार का ही है। इसके बाद राजा ने बड़े ही ऊंचे स्वर में कहा, राजकुमार को कल दरबार में बंदी बनाकर पेश किया जाए। राजा के यह आदेश देने के एक दिन बाद मंत्री महाराज के पास आए और कहने लगे, महाराज, सुना है कि राजकुमार राजगुरु की हत्या के बाद डर के मारे कहीं भाग गए हैं या फिर कहीं छिप गए हैं। महाराज ने कहा, सारे राज्य में यह घोषणा करवा दीजिए कि राजकुमार जहां पर भी हो 7 दिन के अंदर दरबार में हाजिर हो जाए। जो कोई राजकुमार का पता बताएगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। दूसरी तरफ गोनू झा को भी इस बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उसी दिन जब वह अपने घर पर थे तो उनके घर पर एक युवती ने प्रवेश किया और गोनू झा से कहने लगी, गोनू झा जी, महाराज ने राजकुमार को पकड़वाने का ऐलान किया है। हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, परंतु तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं कौन हूँ यह मैं आपको बाद में बताऊंगी, परंतु इस समय आवश्यक यह है कि मैं राजकुमार के बारे में आपको बताऊं। आप तो जानते ही हैं कि राजकुमार पर राजगुरु की हत्या का आरोप है और ऐसा लगता है कि महाराज उन्हें मृत्यु दंड देंगे। बेटी, वह सब तो ठीक है, परंतु तुम क्या चाहती हो और राजकुमार के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं जानती हूं कि राजकुमार बेगुनाह है। वह कैसे? क्योंकि राजकुमार वहां शिकार खेलने नहीं बल्कि मुझसे मिलने के लिए आते थे। हो सकता है उस दिन उन्होंने शिकार खेला हो। नहीं, ऐसा वह भूलकर भी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वह जानते थे कि मुझे पशु पक्षियों से बहुत प्यार है। इसीलिए राजकुमार ने जंगल में शिकार खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं बेटी? गोनू झा जी, जैसा मैं आपको कहती हूं, अगर आप वैसा ही करें तो हम राजकुमार को जरूर बेगुनाह साबित कर सकते हैं। इसके बाद वह युवती गोनू झा को अपनी योजना समझाने लगी। सारी बात समझकर गोनू झा बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उस लड़की के बताए अनुसार गोनू झा महाराज के पास गए और कहने लगे, महाराज की जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आओ गोनू झा, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, मैं राजकुमार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज मन ही मन सोचने लगे, शायद गोनू झा राजकुमार को बेगुनाह साबित करने के लिए यहाँ आया है और मुझे विश्वास है कि यह बुद्धिमान आदमी उसे बचा लेगा।
गोनू झा ने कहा। महाराज, क्या राजकुमार के खूनी साबित होने का यही कारण है कि राजगुरु को लगने वाले तीर पर राजकुमार की शाही मोहर लगी हुई थी? हाँ गोनू झा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या खूनी होने के लिए इतना सबूत कम है? महाराज, राजकुमार कहाँ है ये मैं आपको बता सकता हूँ। जल्दी बताओ गोनू झा, हम उसे अभी गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजते हैं। गोनू झा ने पास ही खड़े एक सिपाही को बुलाकर कहा। सिपाही सुनो, राजकुमार मेरे घर पर छिपे हुए हैं, तुम उन्हें पकड़ कर ले आओ। जी हुजूर, ऐसा ही होगा। जैसे ही वह सिपाही जाने लगता है तो गोनू झा उससे कहता है, अरे सिपाही सुनो, अपना ये भाला मुझे देते जाओ। सिपाही ने अपना भाला गोनू झा को दे दिया और उस सिपाही के जाते ही गोनू झा ने पास ही खड़े एक दूसरे सिपाही की कनपटी पर वह भाला दे मारा। अचानक हुए इस हमले के कारण वह सिपाही अपने आप को संभाल न सका और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। वहां पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मंत्री ने कहा, महाराज, गोनू झा ने तो भरे दरबार में एक सिपाही को घायल कर दिया। ये अपराधी है, इसे सजा दीजिए। गोनू झा ने कहा, महाराज, अपराधी मैं नहीं, बल्कि अपराधी वह है जिसका यह भाला है। महाराज, राजकुमार खूनी इसलिए है क्योंकि राजगुरु को लगने वाले तीर पर राजकुमार का शाही निशान है। फर्क सिर्फ इतना है कि राजगुरु को मारते हुए उसे किसी ने नहीं देखा और मुझे मारते हुए देख लिया गया है। राजा गोनू झा की सारी बात समझ गए और कहने लगे, गोनू झा, जो तुम कहना चाहते हो वह हम समझ रहे हैं, इसीलिए हम पहला आदेश वापस लेते हैं और सारे राज्य में यह घोषणा करवाने का हुक्म देते हैं कि राजकुमार जहां कहीं भी हो, दरबार में बाइज्जत पेश किया जाए। शुक्रिया महाराज, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। परंतु महाराज गोनू झा को एक दूसरे एकांत कमरे में ले गए और गोनू झा से कहने लगे, तुमने राज दरबार में राजकुमार को जिस ढंग से बेगुनाह साबित किया वह तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। हम कितने दिनों से परेशान थे, तुमने हमारी परेशानी दूर कर दी। हम तुम पर बहुत ही खुश हैं। इसके बाद राजा ने गोनू झा को इनाम देते हुए कहा, ये लो 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली। कुछ दिन तक यहीं रुको जब तक राजकुमार नहीं आ जाते। शुक्रिया महाराज। कुछ दिन महल में रहने के बाद गोनू झा वापस जाने के लिए महाराज के पास आते हैं। महाराज को परेशान देखकर वह कहने लगा, महाराज, मैं तो वापस जाने की आज्ञा लेने आया था, परंतु आप तो परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ गोनू झा, हम राजकुमार के लिए परेशान हैं। राजकुमार अभी तक दरबार में हाजिर नहीं हुआ। तभी गोनू झा के दिमाग में एक विचार बिजली की गति से कौंधा। वह सोचने लगा, हो ना हो उस लड़की को जरूर मालूम होगा कि राजकुमार कहाँ पर है, जिसे मैं घर पर छोड़कर आया था, जिसने मुझे यह सारी जानकारी दी थी। मुझे अभी वापस जाकर उस लड़की का पता लगाना चाहिए। इसके बाद गोनू झा ने कहा, महाराज, मैं राजकुमार को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ गोनू झा, मुझे विश्वास है कि तुम राजकुमार को ढूंढने में जरूर कामयाब हो जाओगे। गोनू झा वापस अपने घर में आ गया और वह उस लड़की के बारे में सोचने लगा। तभी संयोग की बात है, वह लड़की एक बार फिर से गोनू झा के घर पर आ गई। गोनू झा ने उससे पूछा, सुनो बेटी, तुम्हें अवश्य ही पता होगा कि राजकुमार कहाँ पर है। बताओ, वह कहाँ है? मैं जानती हूं कि राजकुमार कहाँ पर है, लेकिन मैं दरबार में जाकर सिर्फ राजा को ही बताऊंगी कि वह कहाँ पर है। गोनू झा उसे लेकर मिथिला नरेश के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, राजकुमार का पता इस लड़की को मालूम है। राजा ने कहा, बताओ बेटी, राजकुमार कहाँ पर है? लड़की ने कहा, महाराज, मैं राजकुमार और राजगुरु के कत्ल के बारे में भी जानती हूँ। बेटी, हमें विस्तार से बताओ। युवती आगे कहने लगी, जिस वक्त राजगुरु की हत्या हुई उस वक्त मैं वहीं पर थी। राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे। कीमती आभूषण ज्यादा पहनने के कारण रास्ते में उनको डाकुओं ने घेर लिया। उनसे वे अकेले ही मुकाबला करने लगे। तभी उधर से गुजरते हुए राजगुरु की दृष्टि उन पर पड़ी और राजकुमार को बचाने के लिए वह बीच में कूद पड़े। राजकुमार उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसी क्षण मौका पाकर एक डाकू ने उनसे तीर छीनकर राजगुरु को मार दिया और राजकुमार को घायल करके वे भाग गए। ओह, राजगुरु ने हमारे राजकुमार को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर हमारा राजकुमार कहाँ पर है?
तभी उस लड़की ने अपने सिर से नकली बाल उतारते हुए महाराज से कहा, महाराज, राजकुमार आपके सामने है। मैंने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए गोनू जाजी का सहारा लिया था। असल में वह युवती नहीं थी, बल्कि युवती के भेष में वह राजकुमार था। और इसके बाद राजकुमार अपने असली वेश में आ गया। अपने बेटे को देखते ही महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे गले से लगाते हुए कहने लगे, शुक्र है भगवान का कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद राजकुमार ने गोनू झा से कहा, गोनू झा जी, यदि आप न होते तो मैं अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ और आपको यह 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता हूँ। धन्यवाद राजकुमार। यह तो मेरा फर्ज था और आगे भी मैं मिथिला राज्य के लिए जो भी बन पड़ेगा वह करता रहूंगा। ढेरों इनाम पाकर गोनू झा वहां से अपने गांव के लिए रवाना हो गए। महाराज अब खुश थे कि उनका बेटा बेगुनाह है और वे फिर से अपने बेटे के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगे। एक बार की बात है, ताजुम नामक एक व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत साल आया। वह साल उसके लिए बेहद भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि उसकी 5 पत्नियों ने एक साथ थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर 5 प्यारे पुत्रों को जन्म दिया। पिता ने उन बच्चों के नाम रखे टापो, तालो, एप्पा, खोदा और तातो। ताजुम अक्सर कहा करते थे, बच्चों के रोने की आवाज एक खूबसूरत संगीत है। जिस घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती, वहां भूतों का बसेरा होता है और बीमारियां अपना डेरा जमाती हैं। जब बच्चे रोते तो माताएं उन्हें चुप कराने के लिए जोर जोर से चिल्लाती। बच्चे पहले तो डर जाते, समझ नहीं पाते कि यह प्यार की भाषा है या डराने की, लेकिन फिर शायद कुछ सोचकर वे सो जाते। ताजुम उन माताओं को देखकर हंसते और कहते, अरे बेवकूफ औरत, तुम्हें बच्चों को चुप कराना भी नहीं आता, कब सीखोगी तुम? उनके रोने की आवाज से तुम्हारी आवाज और तेज होनी चाहिए। फिर माताएं जोर जोर से गाने लगती। कभी कभी बाहर से आने वाले लोग सोचते कि शायद कुछ अशुभ हुआ है, क्योंकि ये औरतें इतनी जोर से रो रही हैं। लेकिन बस्ती की सभी औरतें ऐसा ही करती थी, इसलिए उनके लिए यह एक लोरी बन गई थी। इस तरह ताजुम के घर में बच्चों की किलकारी और माताओं के गाने की आवाजें मिलकर एक अनोखी धुन बनाती थी, जो उस बस्ती की पहचान बन गई। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। उनका घर, जो बांस, लकड़ी और घास फूस से बना था, ऐसा लगता था जैसे किसी ट्रेन का लंबा डिब्बा हो। एक ही लंबा घर था, लेकिन उसमें सभी पत्नियों के लिए अलग अलग चूल्हे थे। बच्चों के लिए तो यह एक अद्भुत दुनिया थी, जहां इतनी सारी माताएं थी जो उन्हें प्यार करती थी। अगर एक मां ने खाना नहीं दिया तो दूसरी ने खुशी खुशी खिला दिया। अगर एक ने डांटा तो दूसरी ने प्यार से गले लगा लिया। पिता रात को पहली पत्नी के साथ होते, लेकिन सुबह दूसरी, तीसरी या चौथी के साथ नजर आते। बच्चे चौंक जाते और आंखें मीचकर उन्हें देखने लगते। बड़ा लड़का खोदा अब और नहीं रुक सका। उसने भी अपने पिता का अनुसरण करना शुरू कर दिया और हर रात अलग अलग माताओं के साथ सोने लगा। उसकी मां ने चुटकी लेते हुए कहा, देखो इस लड़के को क्या हो गया है, अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगा है। नन्ही खोदा ने भोलेपन से जवाब दिया, पिताजी से तो कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुझे डांटती हो। घर में ठहाकों की गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन खोदा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अपमानित होकर उसने जोर से रोना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने अचानक सन्नाटा बिखेर दिया हो। सभी उसकी ओर प्रश्न सूचक नजरों से देखने लगे। बस करो, जब देखो हंसती रहती हो। बेटी नहीं, बेटा है मेरा वंश आगे बढ़ाएगा ये। ताजुम ने बेटे को गोद में उठाते हुए कहा। रूखे बिखरे बाल और छोटी छोटी उत्सुकता से भरी आंखें पिताजी की ओर उठ गईं, जो आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा, मैं तो मरने के बाद तितली बनकर जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ उड़ती फिरूंगी। ये थी ऐपा की दीदी आमी, जो समय से पहले ही परिपक्व हो गई थी। एक दिन तापो और ऐपा ने खेल खेल में तातो को एक हल्की सी चपत लगा दी। तातो, जो हमेशा की तरह मस्ती में था, अचानक अपने पुराने अंदाज में हे करके रोने लगा। उसकी मां ने यह देखकर तापो और ऐपा को एक एक चपत लगा दी। अब तो घर में बच्चों के रोने की आवाज से कोहराम मच गया। औरतें एक दूसरे के बाल खींचने और नोचने लगी और उनके चिल्लाने की आवाज ने
बच्चों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही कोई आता, छोटी चिड़िया की तरह धान चुगने वाली चिड़िया कुर्र करके उड़ जाती, वैसे ही बच्चे भी वहां से तेजी से भाग खड़े हुए। पिताजी ने झगड़े का कारण देख लिया था और अब उनकी खैर नहीं थी। इस बीच ताजुम प्रवेश द्वार के सामने बड़ी पत्नी के चूल्हे पर बैठा हुआ था और बांस का बना हुआ हुक्का खींच खींच कर पी रहा था। बच्चों को भागते देख उसने हुक्का मुंह से हटाया और धुआं छोड़ते हुए दाएं हाथ से दीवार पर टंगा अपना दांव उतारा। एक बार फिर उसने हुक्का जोर से खींचा और धुआं पहले से भी जोर से छोड़ा। फिर उसकी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान छा गई। उसने दांव हाथ में लिया और उसे एक विचित्र अंदाज में लहराते हुए नाचने और गाने लगा। इस तरह उस दिन का माहौल एक अद्भुत नाटक में बदल गया, जहां हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। आदि पिता तानी की असंख्य पत्नियों में भी इतना झगड़ा नहीं हुआ। रेत सा फैले उनके वंशों में भी इतना शोर नहीं मचा। फिर यह क्या हुआ? हाँ हाँ बताओ क्या हुआ? हाँ हाँ कहो कहो कहो। मेरे दाव की धार से तेज तुम्हारी जुबान, हवा से भी चंचल तुम्हारा मन। कहो 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 न प्रिय पत्नी, ये कौन सी दुनिया तुमने रचा ली? हाँ हाँ कह भी दो मुझसे। ताजुम का वह नृत्य बड़ा भयानक था। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। दाहिने पांव को उठाकर कुछ इस तरह से पीछे की ओर मोड़ता कि लगता था जैसे उसका शरीर अब मोड़ने को है, परंतु फिर बाएं पैर को वैसे ही उठाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर दाम को लहराने लगता। औरतें सहम गईं। उनको पता था इसके बाद क्या होता है। उनकी रगों में खून ने भी दौड़ना बंद कर दिया था। वे गिरती पड़ती एक दूसरे को धक्का देती जान बचाकर भागने लगी। याजो जरा कमजोर थी, किसी के पांवों तले आ गई और माता सूर्य को भी पुकारने का मौका नहीं मिला कि सब उसे छोड़कर भाग गई। ताजुम के नृत्य में और अधिक भयानकता आती जा रही थी। गाने में उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। बांस का बना घर ताजुम के नृत्य में जैसे वाद्य यंत्र का काम कर रहा था। खूब छान छान की आवाज निकल रही थी। अभी सुबह ही बच्चों के चलने से जो आवाज प्यारी लग रही थी, वही पलक झपकते भयानक संगीत में तब्दील हो गई। याजुम लगभग रेंगती हुई मुर्गी घर में पहुंची कि अंडे सेती मुर्गी को अपनी ही मालकिन दुश्मन नजर आने लगी और उसने याजुम पर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। बेचारी भली औरत चिल्लाती हुई नीचे ढलान पर से लुढ़कती हुई मकई वाले बागान में पहुंच गई। इधर बाकी औरतें घर से कुछ दूरी पर की झाड़ियों में सब की सब एक साथ छुप गईं। वे कान लगाकर पति की आवाज को सुनने लगी। वे अपने हृदय को भी धड़कने से रोकना चाहती थी। कौन जाने कब ताजुम उसकी धक धक को सुन ले। कुत्तों को क्या हो गया था उस दिन कि अपने ही अन्नदाताओं पर अलग अलग आवाजों में भौंक रहे थे। सुअरों को भी शायद लगा हो कि आज उनकी मालकिनें झाड़ियों में ही रसीला भोजन खिलाएंगी। सच तो माता सूर्य ही जानती है। वे शीशी कहकर उन्हें भगाने की जितनी कोशिश करती, वे फिर उन्हीं के पास वापस लौट कर आते। तीसरी वाली ने सामने पड़ी लकड़ी उठाई। हवा की गति से वे जिद्दी पशु भाग खड़े हुए। ताजुम ने बहुत जोर से हो की आवाज निकाली तो उन्होंने अनायास एक दूसरे के हाथों को जोर से थाम लिया। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे की संबल बन गई। उन्हें उस वक्त ऐपा की मां की याद आई। जब वह जिंदा थी तब सबके लिए ताजुम से लड़ती थी। अब बेचारे बिन मां के बच्चे ने जरा सी तातों को चपत क्या लगा दी कि सब लड़ पड़ी। यही सोचकर कुछ की आंखों में आंसू छलक आए। कुछ समय बाद ताजुम चुप हो गया। वह गुफा से बाहर निकला और ऊंची आवाज में चिल्लाया, मैं मनखा और याना के खेत जा रहा हूं। जो लोग आना चाहते हैं वे आ जाए। झाड़ियों में हलचल मच गई। महिलाओं के हाथ अलग हो गए। किसी को याद आया कि उसने चूल्हे पर खाना पकाया था जो अब जल गया होगा। किसी को एहसास हुआ कि उसके पैरों में कितने कांटे चुभे थे और अब दर्द हो रहा था। वे फिर से चिल्लाने लगी और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगी। एक ने कहा, झगड़े की शुरुआत करने वाली तो तुम हो। दूसरी बोली, अच्छा मेरे बाल खींचने की शुरुआत किसने की थी? रिनी मन ही मन सोच रही थी। मां सूर्य, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ताजुम अब खेत गए हैं। मैं जल्दी से उनके पीछे जाऊंगी, वरना कोई और चला जाएगा। शाम को जब वे साथ में वापस आएंगे तो मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगी। उफ, ईर्ष्या कितनी बुरी चीज होती है। रिनी से पूछो तो। संगलो नदी के किनारे निश्चिंत बालक हंसी के ठहाकों से गूंजती नदी में खेल रहे थे।
उनकी जल क्रीड़ा से उठने वाली आवाजें कल कल बहती संगलों के स्वर से मिलकर माँ की मधुर लोरी की तरह गूंज रही थी। पांचों नन्हे मानो नदी की गोद में किलकारियां भर रहे हो। उन सभी बच्चों ने नग्न शरीर धारण कर रखा था। कभी वे बंदरों की तरह उछलते कूदते, कभी शेरों की दहाड़ लगाते, तो कभी एक दूसरे का हाथ थामकर पानी में छलांग लगाते। इस मस्ती के संगीत में पक्षियों का मधुर कलरव भी मिलकर एक अद्भुत राग छेड़ रहा था। तापू अपनी नाक को हंसी हंसी में इस अंदाज से पोंछता कि उसके चेहरे पर कुछ ऐसी रेखाएं उभर आती जिन्हें देखकर बाकी बच्चे मीट चोर बिल्ली की मुंह चिल्लाते हुए नदी में छलांग लगा जाते। तापू तनिक सा रोता, लेकिन वह अपना कीमती समय रोने में बर्बाद नहीं करना चाहता था और खेल में फिर से मस्त हो जाता। इसी बीच ऐपा का वफादार कुत्ता ऐपा की एड़ी चोटी पर लगकर भाग दौड़ कर रहा था। 4 महीने की उम्र में जब ऐपा की मां चल बसी, तब 10-11 साल की दीदी ने उसे अपनी गोद में लेकर मां की ओर से माफी मांगी। इस तरह दीदी ने मानो ऐपा को उसके भाई की तरह पालने का जिम्मा ले लिया। ऐपा ने कुत्ते का नाम आन रखा। नदी किनारे रहने वाले लोग अक्सर अपने कपड़े नदी में फेंक देते थे, फिर भाग दौड़ करके नदी के नीचे से कपड़े निकालते और अपनी ताकत दिखाकर खुशी मनाते थे। आन ऐपा की बहुत मदद करता था। वह पानी में कूद जाता और ऐपा के कपड़े बचा लाता। एक दिन तातो का कपड़ा पानी में बह गया, जिसे कोई बचा नहीं पाया। सबने तातो के पैर पकड़कर कहा, तातो रोना धोना मत, नहीं तो घर में फिर लड़ाई हो जाएगी। ऐपा को तातो के कपड़े पहना दिए गए। सभी जानते थे कि ऐपा की दीदी कभी उसे नहीं मारती थी। शाम होते ही सब घर लौट आए और उनकी माँ ने उन्हें प्यार से डांटा। बच्चे माँ से चिपककर उन्हें परेशान करने लगे। माँ को कभी देखा नहीं, फिर भी ऐपा माँ को इस तरह याद करने लगा जैसे उसको जानने के लिए कुछ बचा ही ना हो। उसका भी मन करने लगा कि वह भी माँ की गोद में ही सो जाए और फिर उसकी माँ उसके सर से जुएं निकालती रहे और उसके रोने पर जोर जोर से गाकर चुप कराती रहे। इतने में उसकी दीदी यामी ने उसे क्या हुआ कहकर झकझोर दिया और ऐपा हमेशा की तरह बता नहीं पाया कि वह क्या सोचता है। भोजन के बाद दीदी ने कहा, जितनी जल्दी सो जाओगे उतनी ही जल्दी सपने में माँ आएगी। मुस्कुराता ऐपा सो गया। एक सुबह की बात है, सभी बच्चे कहीं जा रहे हैं। बड़ा भाई, आबोतानी ने बंदर को न बनाया होता तो कितना अच्छा होता ना, तापू ने कहा। अरे पागल, वह ना होता तो मकई कौन जल्दी जल्दी खत्म करता और हमें पिछले साल की तरह अगले साल खेत जाना न पड़ता, तालू ने तपाक से कहा। तापू उंगली गाल पर रखे सिर हिला हिला कर कुछ सोचने लगा। आज तो मैं शिकार पर जाऊंगा, तातो तुम मेरे वाली खेत का भी ध्यान रखना, मैं तुम्हें भी चिड़िया खिलाऊंगा, ऐपा ने कहा। हाँ ठीक है, लेकिन इस बार मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, वरना अगली बार तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ठीक है, पिछली बार तो चिड़िया मिली थी, वह तो बहुत छोटी थी, लेकिन इस बार कोई बड़ा हाथ मारूंगा, ऐपा ने परिपक्व व्यक्ति की तरह जवाब दिया। ना, इस बार कोई शिकार विकार नहीं। पिछले साल बंदरों ने कैसे सारा खेत साफ कर दिया था, पिताजी का दाव याद है? खोदा ने उंगली हिलाते हुए कहा। हाँ, और भागते भागते कौन है ये करके रो रहा था, ऐपा ने शरारती लहजे में कहा। तो तातो आंखें दिखाते हुए अपनी लंबी जीभ दिखने लगा ऐपा को। माओ ने केन के बने झूले में हर बच्चे को एक डिब्बा चावल डाल दिया था। बच्चे झूले को पीठ पर लादकर खेतों की ओर कूदते फांदते जा रहे थे। दूर दूर तक फैली घाटियां और टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। कभी कभी अचानक रास्ता पहाड़ी के पीछे छिप जाता था, तब ऐसा लगता था जैसे सांप अपने बिल में घुस गया हो। बच्चों को कभी थकना ही नहीं आ रहा था। हवा से हिलती डुलती पत्तियां और शाखाएं तापू के छोटे मन को अजीब खुशी दे रही थी। वह सोचने लगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो गांव वालों को समझाऊंगा कि वे इन प्यारे प्यारे पेड़ों को न काटें। हम बच्चे इन पेड़ों पर झूलते झूलते बंदरों से भी होड़ करते हैं। ये गाती हुई चिड़िया कहाँ रहेंगी? उनके बच्चे अपनी माँ से बिछड़ गए तो? अचानक खोदा ने उसे देर से चुप देखकर झकझोरा और कहा, तुम्हारा दिमाग हमेशा कहाँ घूमता रहता है? पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे पैरों पर कितने झोंक चिपक गए हैं। बड़ा भाई निकाल दो ना, इसलिए मुझे जंगल पसंद नहीं है।
तापू ने लगभग रोते हुए भय तथा याचना मिश्रित भाव से कहा, हाँ हाँ, जंगल पसंद नहीं है तो वह क्या कहते हैं, स्कूल जाओ, स्कूल, जहां सभी आलसी बच्चे जमा होकर उवान उवान कहकर चिल्लाते रहते हैं। खोदा ने व्यंग्य के भाव से उवान शब्द पर जोर देते हुए उसके पांव से झोंक निकालते हुए कहा। वे लोग हाथी दांत लेकर तेजपुर जाते और बदले में नमक, चावल, कपड़े लेकर आते। जब वे लौटते तो वहां के स्कूल की बातें करते और फिर एक बार आह भरते। तापू वहां जाने का सपना बुनता था। इस बार जब अंकल रंगबिया आए तो वह उनके साथ भाग जाएगा। उसने सुना था कि वहां गोरे लोग, काले लोग रहते हैं, जहां सबके ऊपर कपड़े होते हैं। यहां तो ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं है। बड़ा भाई, स्कूल नहीं, स्कूल, स्कूल। होठों को गोल गोल बनाकर मुस्कुराते हुए एक अजीब उत्साह से तापू ने कहा। उसकी छोटी छोटी प्यारी और गोल गोल आंखें अंधेरे में चमकते तारों सी थी। अच्छा, जो भी है, मुझे क्या, खोदा ने जरा झेप कर कहा। बड़ा भाई, क्या बच्चे वहां जमा होकर कौवा बन जाते हैं? तातो ने आश्चर्य से पूछा। ऐसे सब हंसी में पेट पकड़ने लगे। हवाएं मां के हाथों के स्पर्श की तरह कोमल और ठंडी बह रही थी। सूर्य की किरणों में नाचती छोटी नदी, पहाड़ और पेड़ पौधे भी मानो उनके साथ हंस रहे थे। वे सब अधनंगे थे। पेट को पकड़ते हुए उन्होंने अपने दोनों कंधों पर कपड़ा लपेट रखा था और बीच में बांस की एक पिन से उसे जकड़ रखा था। उनकी कमर से नीचे का हिस्सा खुला हुआ था। जब वे झुकते थे तो नीचे तक सब कुछ दिख जाता था। तातो को अचानक उसकी मां की याद आ गई और वह रोने लगा। खोदा ने इशारे से सबको चुप रहने को कहा। सब अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी को रोकने की कोशिश करने लगे। अब वे खेत पहुंच चुके थे। एक ही मचान पर सब जमा हुए और फिर हमेशा की तरह बिना कुछ बोले एक साथ गाने लगे। एक पहाड़ पर हाथी का बच्चा मिला, उसका कान अरवी के पत्ते सा। दूसरे पहाड़ पर शेर का बच्चा मिला, उसका कान पीपल के पत्ते सा। तीसरे पहाड़ पर हिरन का बच्चा मिला, वह था प्यारा प्यारा तातू सा, जो भाई हमारा, जिसकी बहती नाक। फिर सब गाते बजाते और नाचते कूदते अपने अपने मचान पर जाने लगे। खेतों की रखवाली करते हुए बंदरों के साथ दिन भर बिताना आसान नहीं होता था। भले ही लहराते धान और मकई के खेत कितने ही खूबसूरत क्यों न दिखते हो, छोटा तापू जैसे ही खेत पहुंचता उसका मन करता कि वह स्कूल की ओर दौड़ पड़े और शोर मचाए। उसने अपने पिताजी से सुना था तेजपुर स्कूल के बारे में, जहां पहुंचने में 10 दिन और 9 रातें लगती हैं। नमक लेने जाते समय पिताजी के पैर कैसे छिल गए थे वह भूला नहीं था। फिर भी उसे वहां जाना था किसी भी तरह। वहां एक जानवर रहता था जिसके बड़े से पेट में घुसकर लोग जहां चाहे जा सकते थे। उसने उस तेजी से दौड़ने वाले जानवर का नाम याद करने की बहुत कोशिश की, पर याद नहीं आया। नीचे की ढलान पर एक छोटी सी नदी बहती रहती थी। बच्चे वहीं से पानी लाया करते थे। छोटे छोटे हाथों में कटे हुए बांस जब पानी लेकर मचान तक पहुंचते तब तक वे पसीने से तर हो जाते। दूर से देखने पर पहाड़ हमेशा खूबसूरत ही दिखते हैं, पर पास से उनका सामना करने पर बड़े बड़ों को भी डर लग सकता है। बच्चों को जंगल में खेलना बहुत अच्छा लगता था। तालू और ऐपा तो हमेशा पिताजी के साथ शिकार पर जाने का सपना देखते रहते थे। इस वादी में उनकी आवाज गूंजती रहती थी। वहां के कण कण उन्हें पहचानते थे। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से टकराती उनकी मधुर संगीत सी आवाज हवा से भी ईर्ष्या कराती होगी। एक दिना ऐपा बंदरन के पीछे पीछे बोर हो गया। वो लाके लाके हटा के, लेकिन वो बेअदब हर बार पड़ती आ जात रहे। ओ पत्थर फेंके के, ओ पत्थर फेंके, ओ जीभ दिखा के, ओ जीभ दिखा, ओह ने अब ओला न सहल पावल। ओ ही खोद चिल्लात चिल्लात खोदा के मचान पर चढ़ गए। उन्हीं के बीच में खाना फूसी भइल। ओ उत्साहित भइल, तातो दूध बनेल गईल। ओ मैका के गाछ काट के हुक्का बनाइल। तातो बाप जी की तरह ओके मुंह से लगा के जोर से खींचल, फिर आंख बंद करे के धुआं छोड़ल, मानो कि सच में हुक्का पी के मजा ले रहल बाटे। ओ धीरे धीरे आंख खोलल, आ हल्के से दूगो भाई लोग की ओर देखल। तब दोनों के भरोसा भइल कि ई परिपक्व दूध बाढ़। तातो हुक्का लेके पीठ पर 2-4 गो छोट छोट कद्दू रख के तापू व तालू के मचान की ओर चलल गईल। हाँ हाँ, हम तुम्हें दूर से देखकर ही समझ गए थे कि तुम लड़की का रिश्ता लेकर आ रहे हो, तालू ने अपना सीना तान कर कहा। लड़की के बाल कंधे से नीचे तक तो आ गए हैं ना? तापू ने पूछा।
हाँ, तभी तो रिश्ता लेकर आया हो। उन्होंने ये कुछ मीर भेजे हैं। तातो ने कद्दू की तरफ उंगली करके कहा। उनके पास हमें देने के लिए काफी मालाई तो है ना? तालू ने कुछ उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, उनके पास तो बहुत सारी मालाएं, थाली माज है जो नेम नेपा से लाए थे। अच्छा, कितने मिथुन लगेंगे? तापू ने पूछा। वह तो आप लोग लड़की वालों से मिलकर ही तय करो, मैं तो उनका दूत हूं। तातो ने गंभीरता से जवाब दिया। लड़की का दाम भी तो अलग से लगेगा? तालू ने दोनों हाथों को फैलाकर लापरवाही से कहा। वे कुछ देर लेटकर सुस्ताए, फिर उनके अनुसार अब सुबह हो चुकी थी, सो तातो चल दिया उन्हें आने का न्योता देकर। रास्ते भर तातो सोचता जा रहा था, बाराती आएंगे तो दूध का हिस्सा कम से कम 1 मिथुन तो जरूर होगा, उससे कम लूंगा भी नहीं। अब तापू और तालू ने मीच के रूप में कद्दू को झोले में डाला, पीपल के पत्ते को पंखा बनाया, मुंह में मकई की डंडी से बना हुक्का, ककड़ी के ऊपरी हिस्से में छेद करके रस्सी घुसाई। अब दोनों उसे मिथुन के रूप में घसीटकर पारंपरिक विवाह गीत गाते हुए इधर से उस तरफ वाले मचान पर जा रहे थे। मिथुन तो लड़की खरीदने के लिए है, लड़की उसी की ही तो बहन थी। मिथुन ने ही तो वादा किया था बहन के काम आएगा इस तरह, और बन गई जानवर छोटी बहन को छोड़कर एक दिन वह। हम क्या करें, हम क्या करें? बहन देकर बहन लेनी है हमें। तालू ने गीत छेड़ा और तापू अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल रहा था। कभी रस्सी कहीं फंस जाती तो कभी जोर से खींचने पर कटकर बाहर आ जाती। तापू परेशान होकर तालू की तरफ देखता तो तालू अपने हाथ से इशारा करता, मानो कह रहा हो, मिथुन को ले जाते वक्त ऐसी मुश्किलें तो होती ही है। इधर खोदा और ऐपा भी तैयार थे। उनका गाना सुनते सुनते लगता था जैसे वो नजदीक ही हो। इधर तातो ने अपनी नाक को बार बार साफ करना शुरू कर दिया था। अब वो मांस चोरी करने वाली बिल्ली की मूंछ वाले इंसान से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसकी नाक से लेकर उसके कानों तक लकीरें खींच गई थी। साथ ही उसका हाथ जिससे वो बार बार अपनी नाक साफ कर रहा था, वो भी देखने लायक था। जैसे ही तापू और तालू मचान के नीचे पहुंचे, उन्होंने दोबारा जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। जंगली मुर्गी को दाना चुगना किसने सिखाया? पिता तानी की माँ का नाम क्या था? एक बहन मिथुन कैसे बन गई? क्या तुम्हारे घर में वह दम है जो हमारे लाए सामानों का बोझ सह सके? अरे अरे बेशर्म, डरपोक, घर में जाकर तो पूछ। ऊपर से जवाब आया। पानी के कुछ छींटे तापू और तालू के सर पर पड़े। खोदा और ऐपा जानते थे कि ये कोई टोना टोटका करके आए हैं, कहीं वे अपना होश खोकर ज्यादा मालाई न दे दे उन्हें। बाराती का कोई भरोसा नहीं। सो उन्होंने कुछ बुदबुदाया और पानी बारातियों पर फेंक दिया। अब बाराती घर में प्रवेश कर सकते थे। कहाँ के बानों से सूत ओढ़े ककोड़ियां लटकी हुई थी। ऊपर ऊंचे पर ऊंचे कद्दू ही कद्दू झूल रहे थे। कटी बांस की टोकरियां मकई के पौधे से पट्टी हुई थी। जली हुई मकई बड़े स्वाद से खाई जा रही थी। और अब विवाह के प्रस्तावों की बात चल रही थी। दुल्हन का मूल्य 3 मिथुन तय हुआ और बाकी भेंटों का दाम 10 मिथुन, जो वे लड़की को ले जाने के समय उसके साथ ही लेंगे। अब वह घास के फूस के बने मचान के नीचे से पत्थर का एक टुकड़ा उठा लाया और कहा, ये हमारे आदि पिता तानी के जमाने का माज है, जो 4 मिथुन के बराबर मूल्य का है। एपा मुस्कुराते हुए कोने में रखे कपड़े के पीछे से एक भुट्टा लेकर आई। उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उस पर जंगली फूलों की मालाएं सजी हुई थी। उसने भुट्टे को प्यार से उनके हाथों में दिया और बोली, ये हमारी प्यारी बेटी है, देखो हमने इसे कितनी सारी मालाएं पहनाई है, क्या यह सुंदर नहीं है? बगल में बैठा बुढ़िया टुकुर टुकुर देखता रहा, बिना कुछ बोले। विदाई का पल आ गया और रोना धोना शुरू हो गया। अचानक बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाया, अरे अरे, बंदरों ने क्या किया है? देखो देखो। सबके दिल धड़क गए। वे इतने मग्न थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला था। बंदरों ने पूरे खेत को उजाड़ दिया था। बंदर चीख चीख कर उनके भाग्य पर हंस रहे थे। अब उन सब की खैर नहीं थी। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चेहरे हवा में उड़ रहे थे। वे सभी बंदरों से कम नहीं लग रहे थे। जल्दबाजी में बंदर ने दुल्हन को 2 टुकड़ों में काट दिया। एक टुकड़ा तापू को दिया और खुद दूसरा खा गया। बुढ़िया ने पूजा शुरू कर दी। माता सूर्य, तू हमें बचाना, तू सबकी प्यारी माता है, सबकी तू दोस्त है सच्ची। डर लगता है, हाँ सच्ची, पिताजी के तेज धार वाले,
चमचमाते लहराते दांव से। अंधेरी रात में जब घर लौटने का समय आ गया तो लोगों के पांव मानो जड़ हो गए। वे चुपचाप चल रहे थे, सिवाय तातो के, जो फूट फूट कर रो रहा था। है। उसकी रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। हर कोई बचने की किसी न किसी तरकीब के बारे में सोच रहा था, लेकिन क्या वे बच पाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता। वो काला दिन अब बीत चुका था और आज का दिन कितना सुहाना था। माता पिता घर पर थे और उनकी मौजूदगी से बच्चों की दुनिया फिर से सज गई थी। हर पल कुछ न कुछ खाने को मिलता रहता था और भले ही कैसी भी मुसीबत हो, वे खेलना नहीं भूलते थे। खासकर ऐपा, चुपचाप रहना उसके लिए तो नामुमकिन था। उनकी दुनिया फिर से हंसी खुशी से भर गई थी। ये घाटी हमेशा उनकी शरारतों से गूंजती रहती थी। इसी पीपल के पेड़ ने हवाओं के साथ मिलकर उन्हें अपनी मीठी छाप दी थी। बच्चों के रोने, चिल्लाने और हंसने की आवाज सुनकर ताजम हमेशा बिना दांत दिखाए मुस्कुराता रहता था। तातो, तातो, तू आगे आगे रेंग कर जा और देख, वह लोमड़ी है या हिरण? हम तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। एपा ने बाएं हाथ से पीछे आ रहे तालू को आगे ना आने का इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा। तातो धीरे धीरे झाड़ियों के भीतर रेंगता हुआ जा रहा था। उसके पीछे पीछे एपा का कुत्ता कूं कूं करता चल रहा था। वह झाड़ी सबको बचाया करती थी, परंतु आज न जाने कौन कहां से एक मरा सड़ा हुआ कुत्ता इधर ही फेंक गया है। हो, लोमड़ी है या हिरण? मर गई, कहता हुआ तातो पीछे मुड़ा। कुत्ता ऐपा और तालू को रौंदता हुआ बाहर भागा। पीछे झाड़ी में ऐपा और तालू पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। धान कूटती तातो की मां वहीं से चिल्लाई, ऐपा और तालू का काम है मेरे भोले बच्चों को सताना। आ बाहर आ, मैं बताती हूं तुम्हें, वह लोमड़ी है या हिरण? जल्दी निकल बदमाश। गुस्से में वह लाल हो गई। उसने जोर जोर से छाती पीट पीट कर कूदना शुरू कर दिया। सब बाहर दौड़कर आ चुकी थी तब तक। आज गांव में धरती पूजन हुआ था, सो कोई भी गांव वाला खेत पर नहीं गया था। धान कूट कर रखना या कल कूटने के लिए आज सुखा कर रखना सबको जरूरी लग रहा था। गांव के हर घर में से धान कूटने की आवाजें आ रही थी। पूजा का दूसरा दिन सबके लिए फुर्सत का हुआ करता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को आबूतानी की, अनाथों की कहानियां सुना रहे थे। नाक पोंछ पोंछ कर तो कोई दादा के पांव में सर रखकर तो कोई लेटे लेटे सुन रहा था। सबकी नजरें सुनाने वाले के चेहरे पर टिकी हुई थी। एक दफा जब सारे गांव वाले मिलजुल कर धरती पूजा कर रहे थे, तब अचानक अफरा तफरी मच गई। आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा था, जो चील से भी कई गुना बड़ा था। उसके पंख नहीं फड़फड़ा रहे थे और वह इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि तीर भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आदमी तीर धनुष उठाकर पक्षी पर तीर छोड़ने लगे, लेकिन तीर उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बच्चे रो रहे थे और औरतें चिल्लाकर भाग रही थी। सभी के चेहरों पर डर था और शरीर कांप रहे थे। गांव के सभी आदमी मैदान में जमा हो गए। कुछ लोग पुजारी को गालियां देने लगे तो कुछ ने कहा कि शायद यह सूर्य का शुभ संकेत हो। सबको लगा कि धरती पूजा दोबारा करनी होगी, नहीं तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उन्हें याद आया वह साल जब चूहों ने सारा अनाज खा लिया था और कई लोग भूख से मर गए थे। अचानक गांव छोड़कर गए रंगबिया अजीब अजीब कपड़े पहने लोगों के साथ कुछ चावल लेकर आ गए। इससे गांव वालों को थोड़ी राहत मिली, जो शिकार करके अपना पेट भर रहे थे। क्या करूंगा? ताजुब में लालिन की तरफ देखकर 1 साल पहले रंगबिया से सीखी हुई हिंदी में कहा, गोगो। लालिन ने पता नहीं के अंदाज में उत्तर दिया, जिसका अर्थ वह स्वयं नहीं जानता था। चूंकि मित्र ने अजीब शब्द का इस्तेमाल किया था, सो उसे भी कहना चाहिए बस, वरना उसे बेवकूफ समझा जाता। ताजुम गंभीर हो गया। सब परेशान थे, अनहोनी से डरे हुए थे। इधर तापो, तालू, खोदा, तातो और ऐपा उसी झाड़ी में छिपे बैठे थे। अब डर कुछ कम हो चुका था। सभी एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे। तातो का तो पेशाब ही निकल गया था। यह क्या हो सकता है? खोदा ने कहा। पूजा अच्छी नहीं हुई होगी, तालू ने तपाक से जवाब दिया। अरे नहीं नहीं, मरे हुए कुत्ते का भूत था। ऐपा ने कुछ इस अंदाज में कहा कि तातो डरकर खोदा से चिपक गया और गुस्से से ऐपा की तरफ देखकर जीभ दिखाई। बहुत दूर उंगली माथे पर रखकर सोचने के बाद तापू ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, हो ना हो, ये वही था
जिसके बारे में अंकल रंगबिया ने बताया था कि एक ऐसा पक्षीनुमा यंत्र है जिसके अंदर कई लोग बैठकर दूर दूर तक जाते हैं। खोदा को भी याद आ गई। हाँ, और वह कुछ खुशबूदार चीजें भी अपने साथ लाया था जिसे सोते समय पूरे कपड़ों पर छिड़क लेता था। उसे वो पाउडर कहता था। वाह, क्या सुंदर गंध थी। उसने गांव की लड़कियों के चेहरे पर भी लगा दिया था, जिसके बाद वे सुंदर दिखती थी। सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे भागती थी। अरे वे बंदर दिखती थी, बंदर, सफेद चेहरे वाली बंदर, कहकर ऐपा ताली मार मार कर हंसने लगा। बच्चे फिर अपनी दुनिया में खो गए। उनके लिए फिर से जंगल मुस्कुराने लगा। ठंड की रात थी। सब लोग सो रहे थे। पांचों बच्चे हमेशा की तरह एक ही चावल के बोरे में सो रहे थे, जिसमें अंकल रंगबिया ने पिछले साल चावल भरकर ला दिए थे। उनके लिए वह काफी था, जिसमें घुसकर वे आराम से ठंड में सो सकते थे। आधी रात हो चली थी कि ऐपा इच्छा इच्छा कहकर चिल्लाने लगा। किसी ने पेशाब कर दिया था। खोदा सबकी जांघों के बीच हाथ डाल डाल कर देखने लगा कि आखिर किसने पेशाब किया है, जिसकी वजह से ठंड ज्यादा लगने लगी थी। बड़ा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई देखो, पकड़ा गया, पकड़ा गया। तातो की जांघें भीगी हुई थी। तापू ने कहा। अब तातो आने आने कहकर रोने लगा। सब लोग हड़बड़ाकर उठ गए। किसी ने कहा, अरे ताजुम, किसके साथ सो रहे हो? देखते भी नहीं कि इन बच्चों को क्या हुआ है। बड़बड़ाती मां से आग जलाने की कोशिश करने लगी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। सारे पालतू पशु भी सो चुके थे। अचानक घर के बाहर सो रहे कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। ताजुम को लगा फिर से जंगली बिलाव आया है मुर्गी चुराने। वह दौड़कर निकला ही था कि उसके सीने में तेजी से एक तीर घुस गया। फिर माथे में, हाथ में, शरीर के बाकी सारे हिस्सों में तीर ही तीर। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, भागो। पूरा गांव दुश्मनों से घिर चुका था। सोते हुए गांव वालों को संभलने का अवसर ही नहीं मिला था। उन्होंने बच्चों के 2 टुकड़े कर दिए। वे औरतों को खींच खींच कर ले जा रहे थे। तातो की मां ने दर्द से चिल्लाकर कहा, मेरे पेट में बच्चा है, मैं नहीं चल सकती, मुझे छोड़ दो। अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग हो गया। किसी के पेट से आंतें बाहर निकली हुई थी तो कोई बिना सर के मरती हुई मुर्गी की तरह छटपटा रहा था। किसी की आंख में तीर धंसा हुआ था तो कोई बिना सर के दौड़ रहा था। किसी किसी का शरीर अनगिनत टुकड़ों में बटा हुआ था। किसी की उंगलियां काटी गईं और पैर पर तीर से चिपका दी गईं ताकि गवाह रहे कि उनकी विजय हुई है। बच्चे उस बोरे में सदा के लिए सो गए। उनके हाथ एक दूसरे से दृढ़ता से जुड़े हुए थे। ऐपा का कुत्ता आन खूं खूं करके बोरे को कभी सूंघता तो कभी खींचता हुआ रो रहा था। वह बोरा अब खून से पूरा भीग गया था। उनके नन्हे नन्हे पैर एक दूसरे के पैरों से लिपटे हुए थे और फिर रात भर ठंडी हवाएं साय साय करके बहती रही, जैसे बहुत क्रोधित हो। पीपल का वह पेड़ बेबस सा रो रहा था। सन्नाटा और अंधेरा दोनों ने मिलकर जैसे चारों ओर एक लंबी चादर ओढ़ा दी हो। तातो की मां के चूल्हे में अब भी अंगारे दहक रहे थे। सुबह हुई। मुर्गे ने बांग लगाई, लेकिन अब कोई उठना नहीं चाहता था। पूरा गांव रक्त से सन गया था। वादी खामोश अपनी बाहें फैलाए बैठी थी। सब उसी की गोद में आराम से सो रहे थे। वादी के इस पार जश्न का माहौल था। संगरी गांव की औरतें बीच में खूंटे से बंधी हुई थी। अब वे हमेशा के लिए दासी थी। उनको अब नई जिंदगी शुरू करनी थी। अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं थी। माता सूर्य भी हमेशा की तरह ही मुस्कुराती हुई उग आई थी। अब वह भी पराई हो चुकी थी। खूंटे के चारों ओर दांव लहराते वीर पुरुष नाच रहे थे। एक बच्चा नाक पोंछता पोंछता यामी को दया से घूर रहा था। उसे लगा जैसे ऐपा सामने हो, जैसे वह अभी दीदी कहकर बुलाएगा। वह जोर जोर से रोने लगी। चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी, आखिर हमारे भाई को क्यों मारा? क्या किया है हमने? हम बंदी क्यों बना लिए गए? हमें भी मार डालो। तब एक आदमी उसके गले पर दांव रखकर घृणा से उसे देखता हुआ बोला, हमारी क्या गलती थी? हमारे बच्चे उल्टियां और दस्त से क्यों मर गए? क्यों इतने लोग बुखार से मर गए? हमारी सारी की सारी मुर्गियां कैसे मर गईं? क्योंकि तुम्हारे गांव में रंगबिया आता जाता रहता है और वह बाहर से बीमारी लेकर आता है। तुम लोग उसे आने देते हो और अब मजे से धरती पूजन करके खुशहाल होते जा रहे हो, कहकर उसने उसके चेहरे पर थूक दिया। उस गांव की औरतों ने भी उन सभी बंधी हुई औरतों पर घृणा से थूक दिया।
घायल औरतें समझ गई थी कि पुजारी से ही गलती हुई थी, जिसका संकेत प्रकृति ने दे ही दिया था, लेकिन हम ही थे कि तैयार नहीं थे। इस तरफ हमेशा के लिए गहन सूनापन छा गया था। उन बंधी औरतों का क्या हुआ पता नहीं, पर अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, वे हमेशा के लिए गुलाम हो गई थी। आज जब भी कोई यहां से गुजरता है तो सांस रोककर तेजी से दौड़ने लगता है। सुना है यहां बच्चों की हंसने की, रोने की आवाजें और कभी कभी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। पीपल का पेड़ जानता है डर क्या है और दर्द क्या है। आज उसी उजड़े वीरान गांव में लोग हवाई अड्डा बनाने की बातें करते हैं। वही हवाई जहाज जिसे भयानक शोर करता पक्षी समझकर वे कभी डरे थे। कई हवाई जहाज उड़ा करेंगे तो क्या उस वादी में फिर कोई खौफनाक मंजर होगा, फिर से कोई साया भागेगा, कौन जाने। लेकिन इतना तो तय है कि अब की बार का शोर पहले वाले शोर से भिन्न जरूर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।